हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ ईज 24/7 पर। आपको ये जानकारी मैं दे दूँ कि जो स्टडी विथ ईज 24/7 है उसका अब नया नाम स्टडी परचम हो गया है। तो आज से इस चैनल को आप नए नाम से जानेंगे, स्टडी परचम के नाम से। इस चैनल पे आपको सीटेट से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाएंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे और सारे अच्छे वीडियो मिलेंगे। अभी मैं हिंदी ग्रामर की सीरीज़ चला रही हूँ और इस सीरीज़ में बहुत ही अच्छे और बेहतरीन ग्रामर के वीडियो आएंगे जो कि आपके किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड रहेंगे। और आप सारे एग्ज़ाम जिस भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें जो भी हिंदी ग्रामर पूछे जाते हैं इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप किसी स्कूल के स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी ये ग्रामर की सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी और बहुत ही इजी वे में बनी हुई है। तो आप प्लीज़ इस सीरीज़ को देखिए और फॉलो कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, इससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा, जिससे क्या होगा कि जो भी आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन है वो मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वाक्य क्या होता है, क्योंकि आज का जो हमारा हिंदी ग्रामर का टॉपिक है वो वाक्य से रिलेटेड है। वाक्य क्या होता है, वाक्य के क्या प्रकार होते हैं, है ना। ये सब वाक्य के अंग के बारे में हम आज पढ़ेंगे। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा को देखेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, अपने मन के भाव विचार प्रकट करने के लिए जब हम भाषा का सहारा लेते हैं और वाक्य के रूप में प्रकट करते हैं। यानी वाक्य क्या है, आप जब अपने मन के भाव विचार को प्रकट करते हैं तो वो किसके थ्रू करते हैं, वाक्य के थ्रू करते हैं ना। वाक्य का सहारा लेके हम अपने भाव विचार, अपनी भाषा को दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो क्या होता है, वाक्य होता है ना। वाक्य शब्दों के मेल से बनता है। अब हमको पता है ना कि अक्षरों के मेल से क्या बनता है, शब्द बनता है, और शब्दों के मेल से क्या बनता है, वाक्य बनता है। यानी कि बहुत सारे जब शब्द मिलेंगे तो एक वाक्य का क्या लेगा, वाक्य का एक रूप ले लेता है। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना सेंटेंस, तो सेंटेंस क्या होता है, वही होता है, वाक्य होता है ना। जैसे हम कहते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड जब मिलते हैं तो क्या होता है, सेंटेंस बनता है। उसी तरह जब बहुत सारे शब्द मिलते हैं तो क्या बनता है, वाक्य बनता है। ठीक है ना। चलिए, जो अपने अपने में कुछ ना कुछ अर्थ छिपाए रहते हैं, मतलब ऐसे शब्द जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, वो सार्थक शब्दों से मिलके क्या बनता है, वाक्य बनता है। वाक्य ऐसे नहीं कि जिस शब्द का कोई मीनिंग है उसी शब्द से मिलके वाक्य बनता है। ऐसे नहीं कि कोई भी निरर्थक शब्द आ गए जिसकी कोई मीनिंग नहीं है और वो वाक्य बना लेंगे। यानी वाक्य कैसे बनेगा, सार्थक शब्दों के मेल से क्या बनता है, वाक्य बनता है। और वाक्य किस लिए होता है, अपने भाव विचार को, अपनी भाषा को प्रकट करने के लिए वाक्य का प्रयोग किया जाता है। चलिए, अब वाक्य कहते किसे हैं, यानी एक वाक्य का होने के लिए, एक वाक्य किसी भी वाक्य को, अगर वाक्य कब कहोगे आप, जब इन सब चीजों को वो फुलफिल करेगा, इन सब चीजों, ये सब क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, तभी वो एक सार्थक वाक्य बनता है। सबसे पहले तो उसमें क्या होना चाहिए, सार्थक शब्दों और पदों के मेल से बनता है। यानी जो भी वाक्य होगा उसमें क्या होगा, सार्थक शब्द होंगे। सार्थक शब्द का मतलब क्या होता है, शब्दों को हमने पढ़ाया था ना, दो तरह के शब्द होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक की कोई मीनिंग होती है, निरर्थक की कोई मीनिंग नहीं होती है। तो वाक्य कैसे बनता है, सार्थक शब्दों के मेल से बनता है। दूसरा, पूर्ण और स्वतंत्र होना चाहिए। वाक्य क्या होना चाहिए, एक तो कंप्लीट होना चाहिए और स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तीसरा, वक्ता की कही बातों का आशय स्पष्ट होना चाहिए। यानी सेंटेंस जो भी बन रहा है, जो भी वाक्य है, उसमें वक्ता यानी जो बोलने वाला है वो क्या बोल रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लाइन लिख दी और उसमें आपको समझ में ही नहीं आ रहा है ना। तो इसके लिए क्या होता है, एक क्रम होना चाहिए। कैसे हम लोग पढ़ते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इस तरह करके पढ़ते हैं ना, सही क्रम में होना चाहिए, ग्रामेटिकली सही होना चाहिए। समझ में आया, ग्रामेटिकली सही सेंटेंस होगा तभी तो आपको मीनिंग समझ में आएगी कि वो कहना क्या चाह रहा है। उसी तरह ग्रामर की दृष्टि से क्या होना चाहिए कि वाक्य का एक अच्छा क्रमबद्ध होना चाहिए, एक अच्छे क्रम में होना चाहिए, एक सही क्रम में होना चाहिए, जिससे क्या होगा, वक्ता की कही बातों का आशय स्पष्ट हो जाता है। ठीक है। शब्दों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। शब्दों का निश्चित क्रम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कर्ता के बाद कर्म होगा, फिर पूरक होगा, फिर क्रिया होगा। अब क्रम कैसे होगा, कर्ता
धन क्रम, धन पूरक, धन क्रिया, यानी ये सब इसी वे में वाक्य को बनाया जाता है। तो ये जो चारों पांचों हमने क्वालिटी देखी एक वाक्य में होनी चाहिए, जिससे आप एक कंप्लीट वाक्य बनता है। ठीक है, चलिए फिर आगे और देखते हैं कि आगे हम वाक्य के बारे में क्या पढ़ेंगे। अब देखिए वाक्य के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यानी उदाहरण से हम समझेंगे कि वाक्य कैसा होता है। वाक्य कैसा होता है, जैसे यहाँ पे देखिए गाय हरी घास खाती है। देखिए गाय भी एक सार्थक शब्द है, हरी घास भी एक सार्थक शब्द है, खाती है भी क्या है, सार्थक शब्द है, क्रिया है। तो यहाँ पे आपको सब दिख रहा होगा, क्रिया, कर्म, है ना, कर्ता, सब दिख रहा होगा। तो ये सब चीज ये क्या है, एक सार्थक वाक्य का, एक स्पष्ट वाक्य का, जिससे आपको क्या हो रहा है, इससे इसकी मीनिंग समझ में आ रही है ना कि गाय हरी घास खाती है। इससे इसकी मीनिंग, इसका मतलब क्या हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, एक सार्थक वाक्य है और वाक्य इसी को कहते हैं। ठीक है, जैसे चित्रकार चित्र बनाएगा, ये भी आपको क्लियर हो रहा है। इससे आपको क्या हो रहा है, आप इसकी मीनिंग को क्या कर रहे हो, गेन कर रहे हो, आपको मीनिंग इसकी समझ में आ रही है ना, और शब्दों का एक सही क्रम भी है। तो ये एक सार्थक वाक्य है ना। वाक्य के अंग, अब हम पढ़ेंगे कि वाक्य में अंग होता है, यानी वाक्य क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। अंग मतलब पार्ट। अब कौन कौन से पार्ट होते हैं वो हम समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, इस तरह करके आता है, उसके नाम आपको आने चाहिए। तो पहला होता है उद्देश्य, है ना। वाक्य के सब आपको याद रखना है कि वाक्य के अंग कितने होते हैं, टोटल 2 होते हैं, है ना। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय, है ना। उद्देश्य और विधेय 2 वाक्य के अंग होते हैं। तो सबसे पहले हम उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे कि उद्देश्य क्या होता है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है वो क्या होता है, उद्देश्य होता है। उद्देश्य यानी कर्ता के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उद्देश्य किस पर फोकस करता है, कर्ता पर। यानी वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, यानी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बोल सकते हो कि यानी जिसके बारे में वो वाक्य हो रही है वो क्या होता है, उद्देश्य होता है। और उद्देश्य क्या होता है, कर्ता होता है। जैसे राम खेलता है ना, ये वाक्य है ना, राम खेलता है। अब इसमें बताओ कि किसके बारे में बात हो रही है, इसमें हो रही है राम के बारे में बात। तो राम क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, यानी राम क्या है, कर्ता। समझ में आया। श्याम दौड़ता है, तो श्याम क्या हो गया, श्याम क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, यानी कर्ता हो गया। यानी इस वाक्य में किसके बारे में बात हो रही है, श्याम के बारे में। यानी उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य का मतलब कि जिसके बारे में बात हो रही है तो वो क्या होता है, उद्देश्य होता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य एक विधेय। अब इसी आप वाक्य में ही आप समझ लो कि राम खेलता है, यानी ये खेलता है क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। मान लो कि वाक्य के 2 अंग है, तो एक अंग तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, उद्देश्य है। तो दूसरा अंग क्या होगा, विधेय होगा। यानी यहाँ पर ये पार्ट हो गया उद्देश्य और ये पार्ट हो गया विधेय। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं नीचे क्या लिखा है। उपयुक्त वाक्यों में राम और श्याम के विषय में बताया गया है, अतः राम और श्याम यहाँ उद्देश्य के रूप में प्रयुक्त हैं। यानी राम और श्याम क्या है, उद्देश्य है। वाक्य के कितने अंग, 2 अंग। कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है, कर्ता, और विधेय क्या होता है, क्रिया, है ना। चलिए आगे देखेंगे विधेय क्या होता है। विधेय होता है यानी क्रिया, है ना। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, यानी उद्देश्य के बारे में क्या कहा जा रहा है वो क्या होता है, विधेय होता है ना। जैसे देखिए बच्चे फल खाते हैं, यहाँ पे बच्चा क्या हो गया, बच्चा हमने पहले भी देखा ना कि जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या होता है, उद्देश्य होता है। और जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, जो कुछ कहा जा रहा है, यानी फल खाता है कहा जा रहा है ना, तो ये हो गया विधेय। ये क्या हो गया, विधेय हो गया। ठीक है, तो वाक्य के 2 अंग हो गए, ये हो गया उद्देश्य और ये हो गया विधेय। यानी अंग यानी 2 पार्ट होते हैं वाक्य, एक उद्देश्य एक ये विधेय। यानी फल खाता है, फल खाता है क्या हो गया, विधेय हो गया। और यहाँ पे बच्चा क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। राहुल क्रिकेट मैच खेल रहा है, राहुल क्रिकेट मैच खेल रहा है। अब आप इसमें बताइए कि कौन सा उद्देश्य है, कौन विधेय है। तो वाक्य के 2 अंग कौन कौन से, उद्देश्य विधेय। यानी राहुल क्रिकेट मैच देख रहा है, तो इसमें कौन सा उद्देश्य है, कौन सा विधेय है। तो आप इजीली अब बता दोगे कि राहुल है उद्देश्य, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है। और क्रिकेट मैच खेल रहा है, उसके बारे में क्या बात हो रही है, वो हो गया विधेय। यानी मैच खेल रहा है, विधेय हो गया। उपयुक्त वाक्य में फल खाता है ना, फल खाता है और क्रिकेट मैच खेलता है ना,
फल खाता है, यहाँ पे देखिए विदेह क्या हो गया, फल खाता है, और इसमें क्या हो गया, क्रिकेट मैच खेल रहा है। वाक्यांश क्रमशः बच्चा तथा राहुल के बारे में कहे गए हैं, अतः स्थानांतरित वाक्यांश विधेय रूप में प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वाक्यों का वर्गीकरण, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाक्यों का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है, यानी वाक्यों का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है। कौन कौन से? एक तो हम रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण करते हैं, और एक अर्थ के आधार पर, यानी वाक्य को दो तरह से बांटते हैं, एक तो रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण होता है और कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण कैसे होता है और कौन कौन से इसमें आते हैं। देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं आज अर्थ के आधार पर नहीं पढ़ा पाऊंगी, इसलिए आज मैं रचना के आधार पर बताऊंगी कि रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण कैसे होता है और क्या क्या उसमें आते हैं। तो वाक्यों का वर्गीकरण कैसे होता है आपको ध्यान में रखना है, दो तरह से होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों पर फोकस करना है। देखिए एग्जामिनेशन में एग्जामिनर के मन में कौन सा क्वेश्चन घूम रहा है, कौन सा क्वेश्चन डाल देगा, ये किसी को नहीं पता। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर पूछे कि वाक्यों का वर्गीकरण कैसे होता है, किस तरह से होता है, तो दो तरह पे होता है, दो आधार पे होता है। कौन कौन सा होता है? तो आप बोल दोगे रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। ठीक है, अब रचना की दृष्टि से क्या होगा, रचना के आधार पे हम पढ़ेंगे। रचना के आधार पे वाक्यों का तीन तरह से वर्गीकरण किया गया है, ये तीन तरह से होता है। कैसे होता है? पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्रित वाक्य। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य किसके अंतर्गत आते हैं, तो वो रचना की दृष्टि से वर्गीकरण के रूप में आते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी रचना के दृष्टि से वाक्यों का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया जाता है। किस प्रकार से? तीन प्रकार से। कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्रित। अब एक एक करके हम तीनों को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले सरल। सरल क्या है? यानी सिंपल। आपको पढ़ने से ही लग रहा है ना, सरल यानी सिंपल। सिंपल वाक्य होना चाहिए, है ना, सिंपल वाक्य होना चाहिए। अब देखिए मैंने उद्देश्य और विधेय क्यों पढ़ाया, क्योंकि उद्देश्य और विधेय अब समझ में आएगा कि आपको समझ में आएगा कि उद्देश्य और विधेय का रोल क्या था, क्यों मैम ने पढ़ाया। अब देखिए यहाँ पे सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिसमें एक उद्देश्य होता है। कितना उद्देश्य होता है? एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है ना। उसे हम क्या बोलते हैं? सरल वाक्य या साधारण वाक्य भी कहते हैं। सरल वाक्य को और क्या कह सकते हैं? साधारण वाक्य कहते हैं। यानी एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो। जैसे देखिए श्याम खाता है, श्याम खाता है ये वाक्य है। इस वाक्य में आपको कितना उद्देश्य दिख रहा है? एक ही दिख रहा है ना, ये है उद्देश्य, और खाता है हो गया विधेय। इस वाक्य में एक ही करता है, एक ही करता, यानी आपको मैंने बताया था ना, उद्देश्य क्या होता है? कर्ता होता है, और विधेय क्या होता है? क्रिया होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस वाक्य में एक ही कर्ता है, यानी एक ही उद्देश्य है, तथा एक ही क्रिया है, यानी एक ही विधेय है। यानी उद्देश्य बोले तो क्या होगा? कर्ता, और विधेय बोले तो यानी क्या होगा? क्रिया। विधेय मतलब क्रिया, कर्ता मतलब, और उद्देश्य मतलब कर्ता। यानी आपको समझना है कि कर्ता ही उद्देश्य होता है और उद्देश्य ही कर्ता होता है ना। क्रिया ही विधेय होता है और विधेय ही क्रिया होता है। यानी श्याम खाता है, श्याम खाता है, यानी श्याम हो गया उद्देश्य, और श्याम क्या है? कर्ता भी है, और खाता है क्या हो गया? क्रिया भी है, और ये इसी को हम विधेय भी कहते हैं। ठीक है, अतः यह वाक्य सरल या साधारण वाक्य है। सरल वाक्य कुछ उदाहरण। नौकर ने समय पर काम पूरा किया। तो नौकर यहाँ पे क्या? उद्देश्य, समय पे काम किया, क्या हो गया? विधेय। ड्राइवर समय से बस लेकर नहीं आया, यानी ड्राइवर हो गया उद्देश्य, और ये जो इतना पार्ट है ये हो गया विधेय। पक्षी शाम होते ही घोंसले की ओर लौट आते हैं, यानी पक्षी, एक ही सेंटेंस दिख रहा है ना, सरल वाक्य एक ही क्या है? उद्देश्य है। यहाँ उद्देश्य, ये जितना भी राउंड में कर रही है ये सब उद्देश्य, एक ही उद्देश्य। और कहीं आपको उद्देश्य दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो ये जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, वैसे वाक्य क्या होते हैं? सरल वाक्य या साधारण वाक्य या सिंपल वाक्य या सिंपल सेंटेंस इंग्लिश में बोले तो उसे बोलते हैं। तो ये किसके उदाहरण थे? सरल वाक्य, जिसमें एक ही उद्देश्य हो, आपको कंफ्यूज नहीं करना है, यानी एक ही सेंटेंस हो, एक ही सेंटेंस हो, आपको उसमें कोई भी दूसरा सेंटेंस और इसलिए ऐसे करके जुड़ा नहीं हो, है ना, उसको कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे।
संयुक्त वाक्य क्या कहते हैं, ठीक है। वे वाक्य जिसमें एक से अधिक प्रधान उपवाक हो, यानी एक से अधिक अगर प्रधान उपवाक है तो आप बोल सकते हो कि एक से अधिक क्या होगा, उसमें उद्देश्य होगा, है ना, चाहे वह मिश्रित वाक हो या साधारण वाक हो। वे संयोजक अवयव द्वारा जुड़े होते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें एक से अधिक प्रधान मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, यानी एक वाक्य इंपॉर्टेंट नहीं होगा, दोनों इंपॉर्टेंट होंगे, दो उपवाक्य होंगे और दोनों किसी न किसी योजक चिन्ह से जुड़े होंगे, है ना। उसमें तो एक ही कंप्लीट सेंटेंस था, इसमें दो सेंटेंस दिखेंगे और दोनों सेंटेंस यानी दोनों वाक्य किसी भी योजक चिन्ह से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए, वह लखनऊ गया और शाल शाल ले आया, है ना। वह लखनऊ गया और शाल ले आया। अब यहाँ पे आपको दो वाक्य दिख रहे होंगे, एक तो दिख रहा है ये, वह लखनऊ गया शाल ले आया, ये क्या है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक से अधिक प्रधान उपवाक, यानी एक से अधिक प्रधान उपवाक यानी दो वाक्य होंगे, एक से अधिक वाक्य होंगे, है ना, और दोनों किसी योजक चिन्ह से जुड़े होंगे, है ना, योजक शब्द से जुड़े होंगे, अवयव से जुड़े होंगे। अव्यय क्या होता है, अविकारी शब्द जो कि किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते हैं। ये और क्या है, ये अव्यय है। तो ये और क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी एक से अधिक, यानी एक ये हो गया और ये इसमें दो हो गया ना, एक से अधिक। संयुक्त का मतलब ही होता है एक से अधिक, है ना, संयुक्त का मतलब क्या होता है, एक से अधिक होना, है ना। तो यहाँ पे देखिए, वह लखनऊ गया, यहाँ पे क्या है, वह लखनऊ गया और योजक चिन्ह यानी अविकारी शब्द शाल ले आया, यानी आपको क्या दिख रहा है, एक से अधिक वाक्य है, यानी एक वाक्य ये हो गया और दूसरा वाक्य ये हो गया, है ना। देखिए, ये पहला वाक्य पहला प्रधान उपयोग और ये दूसरा प्रधान उपयोग। यहाँ पे प्रधान की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों वाक्य जो है वो अपने आप में कंप्लीट है, दोनों एक दूसरे पे निर्भर नहीं करते, दोनों इंडिपेंडेंट है ना, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, यानी दोनों की एक अलग से अपनी मीनिंग है। ऐसा नहीं कि इस पर ये डिपेंड कर रहा है, इस वाक्य का मीनिंग इस वाक्य से निकल रहा है, या इस वाक्य की मीनिंग यानी पहले वाक्य की मीनिंग इससे निकल रही है, इस वाक्य की मीनिंग इससे निकल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों क्या है, अपने आप में स्वतंत्र हैं, है ना, दोनों वाक्य अपने आप में स्वतंत्र हैं। इसीलिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है कि प्रधान उपवाक्य होते हैं, प्रधान यानी स्वतंत्र इंडिपेंडेंट होते हैं और दोनों किससे जुड़े होते हैं, योजक चिन्हों से। इस वाक्य में दोनों ही प्रधान उपवाक है तथा और योजक या संयोजक द्वारा जुड़े होते हैं, यथा यह संयुक्त वाक्य है। यानी आपको ध्यान में रखना है कि संयुक्त वाक्य में कौन कौन से योजक चिन्ह लगते हैं, तो लगेगा या, वा, अथवा, इसलिए, और, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, एवं आदि योजक चिन्ह किस में प्रयोग होते हैं, संयुक्त वाक्य में। और आप बहुत सारे बच्चे जो है संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ध्यान में रखना है कि संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, दोनों अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। और दोनों में कौन से योजक चिन्ह जुड़े होते हैं, आपको याद रखना है, या, वा, अथवा, इसलिए, और, किंतु, परंतु। आपको ऐसा नहीं लगेगा ना कि एक वाक्य ना दूसरे वाक्य पर निर्भर कर रहा है या डिपेंडेंट है, दोनों अपने आप में एक अपनी उसकी मीनिंग होती है ना। संयुक्त वाक्य के कुछ उदाहरण अब देखिए कैसे हम बताएंगे कि आपको कैसे समझना है कि संयुक्त है। जैसे देखिए, मदन को बस नहीं मिली, मदन को बस नहीं मिली, एक क्या है, एक अपने आप में इसकी इंडिपेंडेंट मीनिंग है ना। आपको इससे क्या समझना है कि मदन को क्या हुआ, बस नहीं मिली। वह समय पर घर ना आ सका, वह समय पे घर नहीं आ सका, ये भी अपने आप में एक मीनिंग है। और ये किससे जुड़ा है, इसलिए से जुड़ा है, इसलिए योजक चिन्ह से, ठीक है। आगे देखेंगे और भी एग्जाम्पल को। आपको योजक चिन्ह पर ध्यान रखना है कि कौन सा योजक चिन्ह है, उससे आप जल्दी ही पकड़ लोगे कि ये क्या है, संयुक्त है या मिश्रित है। बादल घिरे किंतु वर्षा नहीं हुई, वह दिन भर काम करता रहा परंतु पूरा ना हो सका, ठीक है। बाजार से कलम लाना तथा पेंसिल अवश्य लाना, यानी बाजार से क्या लाना, कलम तो लाना तथा पेंसिल अवश्य लाना, तथा है ना, हम दोनों मंदिर गए और साथ में साथ साथ पूजा की, ठीक है। ये सारे किसके एग्जाम्पल थे, संयुक्त वाक्य। अब हम मिश्रित वाक्य कैसे संयुक्त वाक्य से अलग है वो हम देखेंगे, ठीक है।
तीसरे तरह का वाक्य क्या हम क्या पढ़ रहे हैं, रचना की दृष्टि से वाक्यों का वर्गीकरण, जो कि 3 प्रकार से होता है, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। तो हम तीसरा पढ़ रहे हैं मिश्रित वाक्य, वे वाक्य जिसमें एक साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन आश्रित दूसरा उपवाक्य हो। यानी यहाँ पर क्या हो गया, मिश्रित में क्या है, मिश्रित में भी श्र है और आश्रित में भी श्र है। तो आपको ध्यान में रखना, ये ट्रिक है कि इसमें आश्रित होगा। आश्रित का मतलब क्या हो, डिपेंडेंट, यानी उस पर निर्भर करेगा, उस पर डिपेंडेंट रहेगा दूसरा वाला, है ना वाक्य। उसमें इसमें भी 2 वाक्य रहते हैं, लेकिन पहले वाले वाक्य पे दूसरा वाला क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है। जैसे श्याम ने लिखा कि वह कल आ रहा है, यानी कि क्या है, योजक चिन्ह से जुड़ा है। श्याम ने लिखा, क्या लिखा, कि वह कल आ रहा है, यानी क्या है, ये वाला जो वाक्य है, आपको लग रहा है ना कि इस पर आश्रित है, इस पहले वाले वाक्य में। इसमें भी 2 रहेंगे, लेकिन पहले वाले वाक्य पे दूसरा वाला क्या करेगा, दूसरे वाले वाक्य की मीनिंग किससे निकलेगी, पहले वाले वाक्य को पढ़ने के बाद ही मिलेगी, है ना। वाक्य में श्याम ने लिखा है प्रधान है। अब इसमें पूछेगा कि बताओ प्रधान उपवाक्य कौन है, तो आप सीधे श्याम ने लिखा, क्योंकि ये क्या है, आश्रित है। वह कल आ रहा है, ये आश्रित है, यानी ये आश्रित वाला हो गया और ये प्रधान। वह कल आ रहा है आश्रित उपवाक्य है तथा दोनों समुच्चय बोधक अवयव की से जुड़े हैं, अतः यह मिश्रित वाक्य है। अब देखिए मिश्रित वाक्य के योजक कैसे होते हैं, जैसे उस आपको जो वाक्य रहेगा सेंटेंस में, जैसा वैसा आएगा, जो सो आएगा, जिसकी उसकी आएगा, जहां वहां आएगा, जब तब आएगा, जैसे वैसे आएगा, यदि तो आएगा, है ना, जब तब, जब यदि तो, जब तब, जब तक, तब तक, जिन्हें उन्हें आदि से जुड़े होते हैं। अब कैसे जुड़े होते हैं, आपको मिश्रित वाक्य पहचानना आना चाहिए। ये सब आप समझ जाओगे ना कि जैसे वैसे, जहां तहां, जब तक, तब तक, जिसकी उसकी, जहां, फिर इस तरह के रहेंगे ना, जैसे वैसे, जिन्हें उन्हें, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, मिश्रित वाक्य है। जैसे देखिए, माँ ने कहा कि शाम को जल्दी लौट आना, है ना, माँ ने कहा कि शाम को। अब की किस में आता है, कि मिश्रित वाक्य में आता है। जब मैं घर पहुंचा, यानी जब तब हमने पढ़ा था ना, जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा शुरू हो चुकी थी। जब तब मिश्रित वाक्य, यानी ये वाला प्रधान है और ये है आश्रित, और ये वाला इस पर डिपेंडेंट है। जैसे ही बादल घिरे वैसे ही बिजली चमकने लगी, जैसे वैसे आ गया ना, और जैसे ही ये हो गया प्रधान, ये हो गया आश्रित। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब, जब हम लोग पढ़े ना, तब तब ईश्वर धरती पे अवतरित हुए हैं। तो ये क्या हो गया, ये मिश्रित वाक्य के उदाहरण है, ठीक है। तो ये थे आज के वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पे वाक्यों का वर्गीकरण, जो कि 8 या 9 प्रकार से होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।